हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 हिंदी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, जिसका पेपर कोड है 301 HA के पार्ट 2 को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 को कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम अनसोल्ड पेपर में देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पार्ट 3 भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अनसोल्ड पेपर इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 हिंदी केवल प्रश्न पत्र, ये है सेट नंबर 1, जिसका पेपर कोड है 301 HA। और देखिए फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि क्लास 12 हिंदी का जो पेपर है वो आता है 100 मार्क्स का, जिसमें 2 खंड होते हैं। एक तो खंड क होता है और एक होता है खंड ख। खंड क जो होता है वो 50 मार्क्स का पूछा जाता है, और खंड ख भी हमारा 50 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए, और ये वाले क्वेश्चन हमने पिछली वाली वीडियो में करा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में बना रखी है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कर लिया था, जिसमें प्रश्न नंबर 3 का था निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमसे 2 गद्यांश पूछे गए हैं जो कि 5-5 मार्क्स के, यानी कि हमसे गद्यांश पूछा गया है, उसमें हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो देखिए, पार्ट 1 में हमने यहाँ तक कर लिया था। अब पार्ट 2 आया है, तो पार्ट 2 में हम यहाँ से करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर है गद्यांश। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योषित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। तो ये जो अंडरलाइन की गई है ना, इसका हमें हिंदी अनुवाद करना होगा। और देखिए, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि और प्रामाणिकता सूचित करती है, और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुत्व जनता समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों एवं शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ भी रह जाती है। भाषा समूची, आगे देखिए। भाषा समूची चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, और ऐसी सशक्तता तब भी अर्जित की जा सकती है जब अपने युगानुकाल सभी मुहावरे को ग्रहण कर सके। तो फ्रेंड्स, इसमें हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर क्या है? उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि हमें इस गद्यांश को पहचानना है, और इस गद्यांश के हमें पाठ का नाम भी लिखना होगा, और इसके लेखक का नाम भी हमें लिखना होगा। और देखिए, ख क्वेश्चन है, नित्य नूतनता क्या सूचित करती है? तो हमें बताना है कि नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। अगला क्वेश्चन है, ग कैसी भाषा जन चेतना को गतिमान करने में प्राय असमर्थ रह जाती है? तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगला देखिए, अगला है घ सृजक तथा परंपरागत शब्दों को अर्थ लिखिए। हमें यहाँ पर सृजक और परंपरागत शब्दों के अर्थ लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, ड रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि आपने यहाँ पर जो देखा है, यहाँ पर जो ये रेखांकित है, जिसके नीचे मतलब अंडरलाइन है, उसकी हमें व्याख्या करनी होगी। अब देखिए, आज की वीडियो में हम ये करने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें पद्यांश दिया गया है, इसमें हमें ये अंडरलाइन की गई है, और हमें इसके उत्तर लिखने हैं। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए, अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं ये, यानी कि देखिए, ये भी पद्यांश भी हमसे 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें पद्यांश की संख्या 2 होती है। एक ये 5 नंबर वाला, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, और एक ये है 5 नंबर वाला, इसमें भी हमें 5 मार्क्स का पूछा जाता है। यानी कि बात करें MCQ प्रश्न, जहाँ गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, और पद्यांश से 5, यानी कि कुल मिलाकर 10। और देखिए, 10 मार्क्स का ही गद्यांश पूछा जाता है, जिसमें गद्यांश की संख्या होती है 2, 1 और 2। और बात करें पद्यांश की, तो पद्यांश भी 10 मार्क्स का ही पूछा जाता है, जिसकी संख्या होती है 2। यानी कि गद्यांश पद्यांश और गद और पद से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मिलाकर कुल 30 मार्क्स हमारे कवर हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा हिंदी है वो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो अगर आपने इसकी थोड़ी सी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना, तो आपको 100 में से 100 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और फ्रेंड्स, जो अच्छी परसेंटेज बनती है वो हमारी हिंदी से बनती है। तो बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि जो हमारा हिंदी का पेपर आता है वो आता है बहुत ज़्यादा लेंदी। तो जब लेंदी आता है तो हमें अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना चाहिए स्टार्टिंग से ही। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं।
तो देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, निम्न गद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए रमणीयता और नित्य डैश डैश कर सके। तो देखिए ये था गद्यांश। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें अंडरलाइन जो है हमें वो बतानी होगी, तो अंडरलाइन वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए इस पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। क्या इसका पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता और लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ख नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। तो नित्य नूतनता किसी भी रचनाकार की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। इस प्रकार किसी मौलिक साहित्यकार की रचना में कुछ न कुछ नवीनता अवश्य होगी। यदि किसी भी रचनाकार की रचना में मौलिकता प्रभावित नहीं होती तो समाज क्या होता है, उसे स्वीकार नहीं करता। फिर से देखते हैं, नित्य नूतनता किसी भी रचनाकार की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। यानी कि जो नित्य नूतनता है वो किसी भी रचनाकार या लेखक की मौलिक उपलब्धि की, जो उसकी मौलिक उपलब्धि है उसको, उसके प्रमाण को क्या करती है, सूचित करती है, यानी कि दर्शाती है। इस प्रकार किसी मौलिक साहित्यकार की रचना में कुछ न कुछ नवीनता अवश्य होगी। यदि किसी भी रचनाकार की रचना में मौलिकता प्रभावित नहीं होती तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन था, ग कैसी भाषा जन चेतना को गतिमान करने में प्राय असमर्थ रह जाती है। तो देखिए इन क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही पढ़कर लिखना था। उसमें देखिए लिखा है, पुरानी रीतियों एवं शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा जन चेतना को गतिमान करने में प्राय उसी प्रकार असमर्थ रह जाती है जिस प्रकार पुरानी व टूटी फूटी बेकार और हो चुकी मान्यताओं को मानने वाला समाज आगे नहीं बढ़ पाता, वह गतिमान होकर स्थिर रहता है। तो देखिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कैसी भाषा जनचेतना को गतिमान करने में प्राय असमर्थ रह जाती है। तो पुरानी रीतियों एवं शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा जनचेतना को गतिमान करने में प्राय उसी प्रकार असमर्थ रह जाती है जिस प्रकार पुरानी व टूटी फूटी बेकार हो चुकी मान्यताओं को मानने वाले समाज आगे नहीं बढ़ पाता, वह गतिमान होकर स्थिर रहता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, घ तो देखिए इसमें पूछा गया सृजक तथा परंपरागत शब्दों के अर्थ लिखिए। तो हमें इसमें सृजक शब्द का अर्थ लिखना है और परंपरागत शब्द का अर्थ लिखना है। तो सृजक शब्द का अर्थ है रचना करने वाला, जिसे रचयिता भी बोलते हैं। तो सृजक शब्द का क्या है अर्थ है, इसका है रचना करने वाला। और परंपरागत शब्द का अर्थ है परंपरा से चला आता हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ड इसमें हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो रेखांकित अंश आपने देखा था ना, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योषित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। तो उसकी हिंदी व्याख्या हमने यहाँ पर करी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, लेखक कहता कि रमणीयता यानी कि सुंदरता और नवीनता दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित है। क्या है, एक दूसरे पर आश्रित है। देखिए इसमें देख लेते हैं, आश्रित है या कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो देखिए वो जो लाइन थी, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योषित है, तो उसकी हमने लिखा है कि लेखक कहता है कि रमणीयता और नवीनता दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित है या कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब देखिए आगे हम लिखते हैं, जो वस्तु सुंदर होगी वह नवीन भी होगी यानी कि नई होगी। जो वस्तु सुंदर होती है वह नवीन यानी कि नई भी होती है। जो नवीन होगी उसमें सुंदरता भी रहेगी। और सुंदरता के अभाव में के बिना कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती, यानी कि सुंदरता के बिना जो होता है वो कोई भी वस्तु की वैल्यू नहीं होती है, यानी कि इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है कोई भी वस्तु की, और न ही उसको मौलिकता की मान्यता मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये हमारी रेखांकित अंश की व्याख्या। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये गद्यांश अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो देखिए पद्यांश में हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें पद्यांश 2 पूछे जाते हैं 5-5 मार्क्स के। तो देखिए एक बार देख लेते हैं, प्रेमचंद झा के डैश राधिका पठाई है। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हमें यह पद्यांश दिया गया था, प्रेम मद झा के पग परत कहा के कहा, धागे अंग नैनी शिथिला सुहाई है, कहे रत्नाकर ओ आवत चकात उधो, मानो सुधियात कोई भावना भुलाई है, धारत धरा पे न उदार अति आदर्शो, सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई। यानी कि जो अंडरलाइन की गई है ना, इसके में व्याख्या करनी होगी। हमें यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम बताइए, तो हमें वो लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रज से मथुरा लौटते समय उद्धव की क्या स्थिति थी।
अगला क्वेश्चन है चकात और धारित शब्दों के अर्थ लिखिए। इससे अगला क्वेश्चन है उद्धव को उपहार स्वरूप क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। और अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमें यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होगी। तो देखिए इसमें फर्स्ट प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर पाठ का नाम लिखना होगा। तो इसमें हमारा पाठ का नाम है उद्धव प्रसंग। इसमें हमारा पाठ का नाम क्या है? इसमें पाठ का नाम है उद्धव प्रसंग। अगला है लेखक का नाम। तो लेखक का नाम क्या था? लेखक का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। तो देखिए ये जो हमारा पद्यांश लिया गया है, ये पद्यांश लिया गया है उद्धव प्रसंग से और इनके लेखक का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। अगला क्वेश्चन हमारा ख। तो ब्रज से मथुरा लौटते समय उद्धव की क्या स्थिति थी? हमें ये बताना है कि ब्रज से मथुरा लौटते समय उद्धव की क्या स्थिति थी। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं ब्रज से मथुरा वापस लौटते समय उद्धव के पैर लड़खड़ा रहे थे। क्या हो रहे थे? ब्रज से मथुरा वापस लौटते समय उद्धव के पैर लड़खड़ा रहे थे। वे ठीक से चलने में असमर्थ थे। उसका शरीर थका हुआ और आंखों में कमजोरी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें जबरदस्ती मथुरा लौटना पड़ रहा है। तो देखिए ब्रज से मथुरा लौटते समय उद्धव की क्या स्थिति थी? तो ब्रज से मथुरा वापस लौटते समय उद्धव के पैर लड़खड़ा रहे थे। वे ठीक से चलने में असमर्थ थे। उनका शरीर थका हुआ और आंखों में कमजोरी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें जबरदस्ती मथुरा लौटना पड़ रहा है। अब देखिए इसमें हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया चकात और धारित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो हमें यहाँ पर चकात और धारित शब्द के अर्थ लिखने होंगे। तो देखिए चकात शब्द का अर्थ है, चकात शब्द का अर्थ है चकित हुए। क्या है चकात शब्द का अर्थ? है चकित हुए। और धारित शब्द का अर्थ है रखना, यानी कि जमीन पर वस्तु को रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा घ। उद्धव को उपहार स्वरूप क्या वस्तुएं मिली हैं? तो हमें यहाँ पे बताना है कि उद्धव को उपहार स्वरूप क्या क्या वस्तुएं मिली हैं। तो उद्धव को उपहार स्वरूप यशोदा जी से मक्खन मिला है जो उन्होंने श्री कृष्ण के लिए भेजा था, तथा राधा जी ने बांसुरी मिली। राधा जी ने श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप बांसुरी भेजी थी। तो उद्धव जी को उपहार स्वरूप क्या क्या मिली वस्तुएं मिली थी? तो उद्धव को उपहार स्वरूप यशोदा जी से मक्खन मिला जो उन्हें श्री कृष्ण के लिए भेजा था, तथा राधा जी से बांसुरी मिली। तो राधा जी ने श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप बांसुरी भेजी थी। अब देखिए रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश क्या था? धारत धरा पे न उदार अति आदर सो सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है। तो देखिए इस रेखांकित अंश की व्याख्या हम लिखते हैं। ब्रज से मथुरा के लिए लौटते समय उद्धव के एक हाथ में यशोदा द्वारा श्री कृष्ण के लिए दिया हुआ मक्खन था, तथा दूसरे हाथ में राधा जी द्वारा श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप दी गई बांसुरी थी। वे अत्यधिक सम्मान भाव के कारण इन उपहारों को जमीन पर नहीं रख रहे थे। साथ ही वे प्रेम की अधिकता के कारण अपने नेत्रों से प्रभावित हो रहे आंसुओं को अपने कुर्ते की बाहू से पूछते जा रहे थे। तो देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में हमने क्या लिखा था कि ब्रज से मथुरा के लिए लौटते समय उद्धव के एक हाथ में यशोदा द्वारा श्री कृष्ण को दिया गया मक्खन था, तथा दूसरे हाथ में राधा जी द्वारा श्री कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप दी गई बांसुरी थी। वे अत्यधिक सम्मान भाव के कारण इन उपहारों को जमीन पर नहीं रख रहे थे। साथ ही वह भी प्रेम की अधिकता के कारण अपने नेत्रों से प्रवाहित हो रहे आंसुओं को अपने कुर्ते की बाहू से पूछते जा रहे थे। तो फ्रेंड्स ये 5 नंबर वाला पद्यांश हमने यहाँ पर समाप्त कर लिया। अब देखिए अगला पद्यांश हमारा मृसरण गांधर देख के डैश बसंत के दूत। तो देखिए इस पद्यांश को हम देखते हैं। अब देखिए अगला पद्यांश जो दिया गया, अगला पद्यांश पूछा गया हमसे ये मृसण गांधार देख के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपु कांत बन रहा था वह कोमल वर्म। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। कौन हो तुम वसंत के तू। तो देखिए ये हमसे पूछा गया है पद्यांश और हमें अंडरलाइन जो लाइन है इसकी हमें व्याख्या करनी होगी। इसमें हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए इसमें हमसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया कि उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता का नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर पद्यांश का नाम लिखना होगा, उसके रचयिता का नाम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पाठ का नाम है श्रद्धा मनु। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है श्रद्धा मनु और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी। तो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद जी। अब इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम।
तो इसका ख नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमसे पूछा गया इस अवतरण में किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया। तो देखिए पाठ का नाम है श्रद्धा मनु। तो देखिए इस अवतरण में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। किसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है? इस अवतरण में श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया। अगला देखिए ग नंबर क्वेश्चन है, मृषण तथा वपुकांत शब्दों के अर्थ लिखिए। तो हमें यहाँ पर मृषण और वपुकांत शब्द के अर्थ लिखने होंगे। तो मृषण शब्द का अर्थ है कोमल या चिकना और वपुकांत शब्द का अर्थ है सुंदर शरीर। तो देखिए मृषण और वपुकांत शब्द का अर्थ लिखना था हमें। तो मृषण शब्द का अर्थ क्या है? कोमल या चिकना, और वपुकांत शब्द का अर्थ है सुंदर शरीर। अब आगे देखिए, आगे हम करते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रसाद जी लिखते हैं, श्रद्धा भेड़ की खाल के बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही है। क्या देखिए, क्योंकि देखिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट, यहाँ पर देखिए ये ना, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि प्रसाद जी लिखते हैं, श्रद्धा भेड़ की खाल के बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही है। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहा उसका कोमल अंग, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हो। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो इस पंक्ति में अलंकार निरूपण किया गया है। तो देखिए इस जो सारे प्रस्तुत पद्यांश में हमसे पूछा गया था, मतलब बताया गया है हमसे यहाँ पर, वो कौन कौन से अलंकार बताए गए हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अनुप्रास, रूपक, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति व उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। खिला हो जो बिजली का फूल में उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? खिला हो जो बिजली के फूल में क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखिए हमने प्रश्न नंबर 4 तक तो कर लिया। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो अधिकतम शब्द सीमा कितनी होनी चाहिए? 80 होनी चाहिए। तो देखिए ये हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया। तो देखिए एक तो है गद्यांश के, एक है पद्यांश, यानी कि गद्य के हैं, एक है पद के। तो देखिए जैनेन्द्र कुमार जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हरिशंकर प्रसाई जी। तो देखिए इनमें से किसी एक का हमें जीवन परिचय लिखना है। आगे देखिए, आगे हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी भाषा शैली की ओर पर प्रकाश डालिए। ये भी इसमें अधिकतम शब्दों की जो सीमा होनी चाहिए 80 होनी चाहिए, यानी कि आपको 3-4 पेज नहीं भर के आने हैं, आपको बस 80 शब्द लिख कर आने हैं। अगर आपने 80 शब्द मेन लिख दिए ना, तब आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आप कर लीजिएगा। ख क्वेश्चन में भी ये था, जयशंकर प्रसाद जी का पूछा गया था, सुमित्रानंद पंत जी का और रामधारी सिंह दिनकर जी का। और देखिए अगला क्वेश्चन था प्रश्न नंबर 6, पंचलाइट तथा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र वर्णन, अधिकतम शब्द सीमा 80 होनी चाहिए। तो या तो पंचलाइट का या बहादुर कहानी का लिख कर आ जाएंगे आप। इसमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कर्मनाश की हार अथवा खून का रिश्ता कहानी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपके देखिए आपके सिलेबस में पंचलाइट और बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र होंगे, या अगर आपके सिलेबस में ये भी है तो आप चाहे तो इसका आंसर लिख सकते हैं या इसका आंसर लिख सकते हैं। और देखिए पंचलाइट और बहादुर में से किसी एक का लिखना होगा। अब देखिए अगला है प्रश्न नंबर 7, स्वयंपठित खंड काव्य के आधार पर निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। और इसमें अधिकतम शब्द सीमा होनी चाहिए कितनी? 80 होनी चाहिए। क्वेश्चन में हमसे 5 मार्क्स का पूछा गया था। तो फ्रेंड्स ये जो खंड काव्य है ना, ये हर जिले में अलग अलग होता है। तो आप अपने कॉलेज में पूछ लेना, स्कूल में पूछ लेना, अपनी क्लास टीचर से या हिंदी के टीचर से कि आपके जो जिले में कौन सा लागू होता है। तो जो भी इसमें लागू होगा आपके जिले में, आप उसका अच्छे से तैयार करके लिख कर आना। ये भी आपसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है। अब देखिए बात आती है अगले खंड की, खंड ख। तो देखिए खंड ख, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो देखिए डायरेक्टली हमसे 7 मार्क्स का पूछा गया, जिसमें हमें एक संदर्भ 2 मार्क्स का बताएंगे और 5 मार्क्स की व्याख्या होगी। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक। तो आज की वीडियो में हम यहाँ तक करने वाले हैं, फिर पार्ट 3 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धनियोंगम भारत देश यत्र समूल सती जन्म। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 50 मार्क्स तो आपके ऐसे कवर हो गए कि गद्य के, पद के, गद्यांश, पद्यांश, और उसमें गद्य के पद के क्वेश्चन, तो 30 मार्क्स वो। और उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए जीवन परिचय 5 और 5 10 मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर पंचलाइट या बहादुर कहानी का सारांश 5 मार्क्स ये, और 5 मार्क्स ये आपके
अपठित गद्यांश खंड काव्य के, जो कि आपके जिले में लागू होता है। और देखिए तो 50 मार्क्स ऐसे कवर हो जाएंगे। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आपको इसको छोड़ना नहीं है। आपको रोज़ाना 1 घंटा तो हिंदी को पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो हम खंड ख लिखते हैं। अब देखिए मैंने आपको बता दिया था कि वो पद्यांश था जिसमें संदर्भ 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स की व्याख्या। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से उद्धृत है। अब देखिए इसका अनुवाद हम लिखते हैं, धन्य है यह भारत देश, जहाँ जनमानस को पावन यानी कि पवित्र करने वाली, अच्छे भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी शोभामान है। विद्यमान समस्त साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। आगे हम लिखते हैं, यही भाषा संसार में संस्कृत के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य, नाटक आदि इस भाषा में लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव इसके विविध प्रकार के ज्ञान को आश्रय प्रदान करना तथा इसकी व्यापकता किसी भी दृष्टि से ओझल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पार्ट 3 चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।